टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। फैलाओ पर स्वप्न के खुला पड़ा आकाश, करो भरोसा रीढ़ पर, मन में हो विश्वास। रीढ़ किसी भी व्यक्ति के लिए एक अहम सहायक सिद्ध होती है। कहा जाता है जिस व्यक्ति की रीढ़ मजबूत है उसके जीवन में कई तरह की समस्याओं से बचाव भी हो सकता है। लेकिन आजकल की जीवन शैली और कई ऐसे कारक हैं जो हमारी रीढ़ को प्रभावित कर सकते हैं। किस तरह से रीढ़ को स्वस्थ रखा जाए, यानी स्पाइनल हेल्थ का क्या महत्व है, ये समझेंगे विशेषज्ञों से। साथ ही ये भी जानेंगे कि वो कौन से कारक हैं जो समस्या का कारण बन सकते हैं। यदि रीढ़ की कोई समस्या हो तो ऐसे में इलाज के क्या विकल्प है और क्या किया जा सकता है जिससे रीढ़ संबंधित समस्याओं से बचाव किया जा सके। आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि रीढ़ हमारे लिए किस तरह से कार्य करती है और इसकी हमारे स्वास्थ्य के लिए और शरीर के लिए कितनी अहम भूमिका होती है। रीढ़ की समस्याएं काफी लोगों को प्रभावित करती हैं। रीढ़ हमारे शरीर का महत्वपूर्ण भाग है। रीढ़ शरीर में गर्दन से लेकर नीचे कमर तक होती है। ये सर्वाइकल यानी गर्दन, थोरेसिक यानी पीठ का मध्य भाग, लंबर यानी निचला भाग, सैक्रम और टेलबोन में विभाजित रहती है। रीढ़ वर्टिब्रा, डिस्क, फैसेट जॉइंट्स, मांसपेशियों और लिगामेंट से मिलकर बनती है। इसमें छोटी छोटी हड्डियां होती हैं जिसे वर्टिब्रा कहते हैं। ये ऊपर से नीचे तक एक दूसरे से डिस्क से जुड़े होते हैं। डिस्क वर्टिब्रा के लिए शॉकर का काम करती है और अचानक झटका लगने पर ये झटके को सहन कर लेती है और वर्टिब्रा की रक्षा करती है। रीढ़ की हड्डी के बीच मेरुनाल यानी स्पाइनल कैनाल होती है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड सुरक्षित रहती है। कभी कभी अचानक चोट लगने या किसी अन्य कारण से वर्टिब्रा या डिस्क अपनी जगह से खिसक सकते हैं या किसी कारणवश हड्डी बढ़ जाती है या टूट सकती है। कई कारणों से रीढ़ की हड्डी को क्षति पहुंच सकती है, जैसे गलत तरीके से उठना बैठना यानी गलत पोस्चर्स रखना, किसी प्रकार की बीमारी, रीढ़ की चोट, रीढ़ की हड्डी का टूटना, डिस्क का खिसकना। ऐसी स्थिति में दर्द होता है, साथ ही हिलना डुलना मुश्किल हो सकता है। शुरुआती अवस्था में रीढ़ प्रभावित होने पर या रीढ़ की समस्या होने पर गर्दन, पीठ या कमर में दर्द हो सकता है। हाथ या पैर सुन्न हो सकते हैं। समस्या बढ़ने पर व्यक्ति का चलना फिरना भी प्रभावित हो सकता है। यहाँ तक कि मल मूत्र करने का नियंत्रण भी प्रभावित हो सकता है। रीढ़ की हड्डी से होकर जाने वाली तंत्रिका या नस के प्रभावित होने से भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। रीढ़ की समस्या को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि आपको कमर या पीठ में दर्द हो रहा है या फिर कोई ऐसा लक्षण है जिससे ये पता चलता हो कि रीढ़ की समस्या हो रही है तो तुरंत एक विशेषज्ञ को दिखाएं और सही इलाज करवाएं। किरण भारद्वाज, टोटल हेल्थ। कुछ दर्द ऐसे मिले जिंदगी में जिन्होंने जान भी ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया। कहा जाता है कमर का दर्द जिन लोगों को परेशान करता है न सिर्फ उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रभावित होती है, बल्कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें ये लगता है कि अब जीवन इसी दर्द के साथ जीना पड़ेगा। कमर दर्द का कारण कोई सामान्य से लेकर गंभीर भी हो सकता है। इसलिए आवश्यकता है कि जब भी कमर का दर्द हो या रीढ़ के किसी भी भाग में दर्द या समस्या हो तो एक विशेषज्ञ को दिखाया जाए, समस्या का कारण जानकर सही उपचार लिया जाए, क्योंकि इसके लिए इलाज के बहुत से विकल्प उपस्थित हैं। यदि इलाज सही समय पर और सही तरीके से किया जाता है तो समस्या से होने वाली जटिलताओं की संभावना भी कम होती है, साथ ही व्यक्ति के जीवन को भी बेहतर बनाया जा सकता है। तो जानकारी के लिए विशेषज्ञों को आज यहाँ पर हमने स्टूडियो में बुलवाया है। आइए उनसे समझ लेते हैं कि किस तरह से रीढ़ के स्वास्थ्य को ठीक रखा जा सकता है और कौन से वो कारण हैं जो हमारी रीढ़ को प्रभावित करते हैं। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार। ही इज प्रोफेसर न्यूरोसर्जरी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। रीढ़ के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एच.एस. छाबड़ा, डायरेक्टर स्पाइन एंड रिहैबिलिटेशन सर्विसेज, श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट। और किस तरह से फिजियोथेरेपी की भूमिका होती है,
ये बताने के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर पूजा सेठी, हेड डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी फ्रॉम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। साथ ही हम आपको कार्यक्रम के दौरान ये भी बताएंगे कि वो कौन सी क्रियाएं हैं जिसको करने से आपकी रीढ़ मजबूत बन सकती है, और अगर आपको दर्द या कोई समस्या है ऐसे में आपको क्या करना है, ये बताने वाली हैं कशिका भाटिया जो हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। तो इस तमाम जानकारी के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। रीढ़ से संबंधित समस्याओं से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न अगर आपके हैं जिसका समाधान आप हमारे विशेषज्ञों से लेना चाहते हैं तो आप हमारे इन फोन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 011 दिल्ली का STD कोड और नंबर है 23387031 और 23097655। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। समझते हैं कि रीढ़ मजबूत होना किसी भी व्यक्ति के लिए कितना आवश्यक है, क्योंकि जब जीवन की समस्याओं की बात आती है तब भी कहा जाता है कि जिन लोगों की रीढ़ मजबूत है वो जीवन में ना झुकते हैं, लेकिन जब बात आती है स्वास्थ्य की तो रीढ़ को थोड़ा सा झुकाना भी अहम हो जाता है। कैसे अपनी रीढ़ को लचीला बनाया जा सकता है और कैसे होगी उसके स्वास्थ्य की देखभाल, समझ लेते हैं विशेषज्ञों से। सबसे पहले डॉक्टर छाबड़ा आपसे ही समझना चाहेंगे, रीढ़ की समस्याएं कितनी आम हैं अगर अलग अलग एज ग्रुप्स की बात की जाए, और कितना महत्व रखती है रीढ़ हमारे लिए, किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए? धन्यवाद किरण जी, आपने पूछा कि कितना महत्व रखती है रीढ़। आपने पहले भी बताया इसमें कि ना खाली रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर का एक ढांचा बनाती है, पर इसमें एक बहुत अहम भाग जो स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे दिमाग से, ब्रेन से नीचे आ रही है, वो एक सुरक्षित सुरंग में नीचे आती है और हर वर्टिब्रा के लेवल पे 2 नसें निकल के शरीर के एक भाग को सप्लाई करती हैं, और इन्हीं से हमारी सारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो नसें आ रही हैं वो सारी प्रक्रिया को सुचालित करती हैं, जैसे कि हिलाने की शक्ति, एहसास की शक्ति, मलमूत्र नियंत्रण मतलब बावल एंड ब्लैडर कंट्रोल, कुछ ऑटोनॉमिक फंक्शंस जैसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल, स्वेटिंग वगैरह, ये सारा रीढ़ की हड्डी से ही होता है, और सांस भी जो लेते हैं वो भी प्रक्रिया यहीं से होती है। तो अगर किसी कारण से ये रीढ़ की हड्डी पे चोट लगे और उससे इन नसों पे दबाव आए तो ये सारी जो हमारे फंक्शंस हैं उन पे या टेम्परली या परमानेंटली असर हो सकता है। जैसे कि अगर जोर से चोट लगे और स्पाइनल कॉर्ड पे दबाव आ जाए तो शरीर से उसके नीचे का हिस्सा पैरालाइज भी हो सकता है। अगर गर्दन में चोट हो तो दोनों हाथ, दोनों पैर पैरालाइज हो जाते हैं और इसे हम टेट्राप्लीजिया कहते हैं। और अगर गर्दन से नीचे लगे तो धड़ का वो हिस्सा और दोनों पैर भी पैरालाइज हो सकते हैं, इन्हें हम पैराप्लीजिया कहते हैं। ये जानना भी जरूरी है कि पहले इंसान जानवरों की तरह 4 पैरों पे चलता था। जब 2 पैरों पे खड़ा हुआ तो एनाटॉमी में कोई विशेष बदलाव नहीं आया, मांसपेशियां इतने मजबूत हो गए कि इंसान को 4 पैरों से 2 पैरों पे खड़ा कर सके। पर अब पहले जो सारा वजन 4 पैरों से नीचे चले जाता था, अब वो कमर से नीचे जाता है, इसलिए एक बायोमैकेनिकल डिसएडवांटेज पे आ गई और इसके लिए मजबूत मांसपेशियां बहुत जरूरी हैं। अगर ये मसल्स वीक हो जाए तो ऊपर के भाग को ठीक से सपोर्ट नहीं करती और अंदर तोड़फोड़ याद आ जाती है, कमर का दर्द होने लगता है। WHO के हिसाब से रीढ़ सबसे आम कारण है डिसेबिलिटी का, ना खाली भारतवर्ष में पर पूरे विश्व में। और ये एक बहुत आम बीमारी है, 10 में से 8 लोगों को कभी ना कभी जिंदगी में जरूर पीड़ित करेगी। 2020 में उदाहरण तौर 619 मिलियन लोग को कमर का दर्द था विश्व भर में। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आम जुकाम के बाद कमर का दर्द सबसे आम बीमारी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि चाहे बहुत आम है और इसके बहुत दुष्परिणाम हो सकते हैं, इनसे बड़े आसानी से बचा जा सकता है। और यही विषय होगा आज टोटल हेल्थ में, स्पाइनल हेल्थ में हम सबका। जी, कार्यक्रम की शुरुआत में ही महत्वपूर्ण संदेश। बहुत आम समस्या है किसी भी तरह का कमर दर्द होना या रीढ़ की कोई समस्या होना, लेकिन जितनी आम समस्या है लोगों को लगता है कि उतने ही आसानी से इसके विकल्प उपलब्ध हैं, यानी विशेषज्ञ के पास जाने की आवश्यकता बहुत से लोगों को नहीं लगती। डॉक्टर राजेंद्र कुमार, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर रीढ़ का दर्द है पेन किलर्स खाते रहें,
मसाज करवा लें और बहुत सारे आसान नुस्खे उनको नज़र आते हैं जिसमें विशेषज्ञ के पास भी नहीं जाना पड़ेगा और शायद वो खुद ही इसका प्रबंधन कर पाएंगे। कितनी आवश्यकता आप मानते हैं कि यदि रीढ़ की कोई समस्या है तो एक विशेषज्ञ के पास जल्द से जल्द पहुंचे, क्योंकि बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये दर्द हो सकता है। जी हाँ, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि एट ए गिवन पॉइंट इन टाइम 100 में से लगभग 80 लोगों को लाइफ टाइम में कभी ना कभी पीठ में दर्द होती है जी। अगर हम पूरे संसार की पॉपुलेशन की बात करें, लगभग 650-700 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है, तो अगर हम पॉइंट प्रेवलेंस की बात करें, दैट मीन्स कि उस वक़्त में कितने लोगों को पीठ दर्द होती है, ये देखा गया है कि लगभग 1/3, 1/3 लोगों को पीठ में दर्द होती है एट ए गिवन पॉइंट इन टाइम। आज भी अगर हम यहाँ स्टूडियो में अगर मान लीजिए 100 लोग बैठे हैं तो लगभग 1/3 लोगों को या 1/4 लोगों को पीठ में दर्द कहीं ना कहीं कम या कोई ज़्यादा मात्रा में ज़रूर है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि इतने सारे लोग डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, स्पेशलिस्ट के पास नहीं पहुंच सकते, तो ज़रूरी ये है कि हमें जानना और अपने पब्लिक को ये मैसेज देना ज़रूरी है कि ऐसी कौन सी दर्द है जिसके लिए उन्हें स्पेशलिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए और ऐसी कौन सी दर्द है जिसके लिए स्पेशलिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के टॉपिक का पूरा डिस्कशन हमारा यही रहेगा। सब्सिक्वेंटली अभी हम बात करेंगे कि कौन से दर्द ऐसी होती हैं जिसको आप सोच सकते हैं कि आप कुछ एक्सरसाइज, कुछ मालिश या कुछ दवाई से ठीक हो सकती है, पर कुछ दर्द तकलीफ ऐसी होती है जिसके लिए आपको स्पेशलिस्ट के पास तुरंत जाना चाहिए। जी, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर पूजा सेठी, हमारी जिस तरह की जीवन शैली है काफ़ी बदलाव आया है उसमें। एक तो बात हुई इंजरीज की, दूसरी हुई बीमारियां, इसके अलावा लाइफस्टाइल से रिलेटेड फैक्टर्स की अगर बात की जाए, कौन से वो कारक आप बताना चाहेंगी जो कहीं ना कहीं हमारी रीढ़ को प्रभावित कर रहे हैं और किस तरह का बदलाव आप देखती हैं? क्योंकि इंसिडेंस अब देखा जाता है न सिर्फ वृद्ध लोग रीढ़ की समस्याओं से परेशान हो रहे हैं, बल्कि बच्चे हों, युवा हों, कम आयु के लोग हों, सभी पर इनका प्रभाव देखा जा रहा है। जी हाँ, देखिए पहले हमारे पास मरीज़ जब आते थे बैक पेन के, वो ज़्यादातर आते थे 40 या 50 साल की उम्र के बाद, और हमारा मेन कॉज होता था डीजेनरेटिव चेंजेस। लेकिन आजकल की हम बात करें तो हमारा लाइफस्टाइल ऐसा बन गया है कि हमारा चलना फिरना बहुत कम है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल जिसको हम कहते हैं। और कोविड के बाद तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि ज़्यादातर काफ़ी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, काफ़ी समय तक कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे बैठकर काम करते हैं, तो गर्दन और पीठ दर्द का प्रयोग भी बिल्कुल काफ़ी हो जाता है। जी हाँ, और हम अपनी क्या करते हैं कि जब हम बैठते हैं तो हम अपने पोस्चर का ध्यान नहीं देते, हम किस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, कैसे बैठे हुए हैं, काफ़ी बार हम पलंग पे लेट के ही काम कर रहे होते हैं। तो इन सब की वजह से हमारी गर्दन और कमर की मांसपेशियों पे काफ़ी जोर आता है और हमारे पास काफ़ी मरीज गर्दन और कमर का दर्द लेके आता रहा है। जी, तो ऐसे में बहुत आवश्यक है कि आपकी बैठने, खड़े होने या कोई भी क्रिया करने की अवस्था क्या है, यानी उस समय कौन सा पोस्चर आप रखते हैं, इस पर ध्यान देना जरूरी है। किस तरह से सही पोस्चर मेंटेन किया जा सकता है और कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, ये जानेंगे विशेषज्ञों से इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। स्पाइन हेल्थ के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमने जाना है कि बहुत से कारक हैं जो हमारी रीढ़ के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें से एक कारण है गलत पोस्चर्स या लंबे समय तक एक ही अवस्था में बैठे रहना। डॉक्टर छाबड़ा, किस तरह से जब कोई व्यक्ति एक लंबे समय तक
एक ही अवस्था में बैठा रहे या गलत पोस्चर में क्रिया करे, दरअसल प्रभाव क्या होता है और किस तरह की क्षति होती है, चाहे स्पाइन के स्ट्रक्चर की बात की जाए या किस तरह से उसका अलाइनमेंट है उसकी बात की जाए। हमने बात की थी कि मांसपेशियों की क्या अहमियत है इंसान में, क्योंकि जो हमारा अपराइट पोस्चर है, खड़े होने की प्रक्रिया है, वो स्ट्रॉन्ग मसल्स के बलबूते ही होता है। उसके बाद तो अगर हमारा या तो लाइफस्टाइल सेडेंट्री हो, जैसे बताया गया है ना, आसीन हो जीवन शैली, या अगर हम गलत पोस्चर में बैठते हैं या लेटते हैं या काम करते हैं या खड़े होते हैं, तो उससे इन मांसपेशियों पे स्ट्रेच आता है। जैसे कि अगर मैं उंगली ऐसे खींच रहा हूं तो यहाँ दबाव आ रहा है, उसी तरह अगर कुर्सी में गलत तरीके से झुक के बैठूं तो उन मांसपेशियों पे, उन लिगामेंट्स पे, उन जॉइंट्स पे ज़्यादा स्ट्रेच आता है और उससे अंदर जो तनाव आने से, और अगर ये लंबे अरसे तक चले, जैसे कि दिन भर में 12 घंटे बैठना है या 8 घंटे बैठना है और सालों साल बैठते हैं, तो इसके स्ट्रेच से वो मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाते हैं, लिगामेंट्स पे स्ट्रेच आने पर लगता है, जॉइंट्स पे स्ट्रेच आने लगता है, डिस्क पे स्ट्रेच आने लगता है, डीजेनरेटिव चेंजेस जल्दी आ सकती हैं पोस्चर खराब होने से। और इससे यही कारण है, जैसे बताया गया, कि ये आसीन जिंदगी जिससे मांसपेशियाँ कमज़ोर होते हैं, और गलत पोस्चर से क्यों ये कमर का दर्द एक पैंडेमिक के तरह पूरे विश्व में फैला हुआ है। जी, तो अगर मांसपेशियां कमजोर हैं तो क्षति ज्यादा होगी, और अगर आप सीडेंटरी लाइफस्टाइल अपना रहे हैं यानी शारीरिक श्रम नहीं करते तो आपकी मांसपेशियां कमजोर होना लाजमी है। ऐसे में अपनी रीढ़ से संबंधित जो मांसपेशियां हैं उनको मजबूत बनाने की आवश्यकता है। डॉक्टर पूजा सेठी किस तरह की क्रियाएं बताना चाहेंगी जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी रीढ़ की मांसपेशियों को और पूरी स्पाइन को जो है स्ट्रेंथन कर सकता है, मजबूती प्रदान कर सकता है? देखिए, अभी हम आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताएंगे जिससे हम अपनी स्पाइन की मसल्स को स्ट्रेच कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर छाबड़ा ने बताया, हम कुछ ऐसे पोस्चर्स लेते हैं जिससे हमारी मसल, जैसे कि हिप फ्लेक्सर्स, हैम्स हमारी टाइट हो जाती हैं, जिससे हमारी पेल्विस में टिल्ट आ जाती है और हमें दर्द होता है। तो अभी हम कुछ क्रियाएं बताएंगे आपको स्पाइन की स्ट्रेचिंग की। जी, तो कशिका, पहले एक घुटने को मोड़िए और पेट पे लगाइए, दोनों हाथों से पकड़िए और इसको मोड़कर हम पेट की तरफ लेके जाएंगे। 5 सेकंड तक इसको रोक के रखेंगे और धीरे धीरे से हम इसको सीधा करेंगे। ऐसे ही हम दूसरे घुटने को मोड़ेंगे, धीरे से पेट की तरफ लगाया, पूरा जितना आप खींच सकते हैं इसको खींचेंगे। ध्यान रखेंगे कि दूसरी टांग नीचे लगी होनी चाहिए और फिर धीरे धीरे इसको हम सीधा करेंगे। फिर हम दोनों टांगों को मोड़ेंगे इकट्ठे, हाथ से पकड़ेंगे, पेट पे लगाएंगे, 5 की गिनती तक रोकेंगे, 1 2 3 4 5 और सीधा करेंगे। ये हमारी पहली स्पाइन स्ट्रेच एक्सरसाइज है। अब हम आपको बताएंगे हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। इसके लिए हम सीधा लेटेंगे और घर में इस पड़ा हुआ कोई भी दुपट्टा इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। उसको पैर के पीछे डालना है और सीधा लेटकर टांग को सीधा उठाना है। ये ध्यान रखना है कि घुटना हमारा सीधा रहेगा। जहाँ पे आपको खिंचाव आएगा वहाँ पे रोकेंगे 5 की गिनती तक, 1 2 3 4 5 और फिर धीरे से टांग को नीचे ले आएंगे। ऐसे ही दुपट्टे को दूसरी टांग में डालेंगे और धीरे से टांग को ऊपर उठाएंगे। फिर ध्यान यही देना है कि घुटना सीधा रहना चाहिए और इस खिंचाव को हमें यहाँ पे मेंटेन करके रखना है और धीरे धीरे से टांग को नीचे लेके आना है। ये दूसरा स्ट्रेच है जिसको हम हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच भी कहते हैं। अब हम आपको बताएंगे तीसरा स्ट्रेच जिसे हम लाइन स्ट्रेच कहते हैं। इसमें हमें अपने चारों पैरों पे आना है, दोनों हाथों और दोनों पैरों पे। उसके बाद हम धीरे धीरे पीछे की तरफ बैठेंगे और गर्दन को नीचे लेके जाएंगे। इससे मेरी गर्दन से लेकर कमर तक की सारी मांसपेशियों में खिंचाव आता है और उनमें लचीलापन बढ़ता है। फिर इसको हम सीधा होएंगे। फिर से पीछे को आइए, पूरा गर्दन नीचे, 5 की गिनती तक रोका, 1 2 3 4 5 और वापस। अगर आप ये 3 स्ट्रेच रोज करें 10-10 बार तो आप काफ़ी हद तक अपनी कमर की मांसपेशियों को लचीला बनाकर रख सकते हैं। जी, डॉक्टर राजेंद्र कुमार, एक सवाल है आपके लिए। सवाल ये है कि जो पेशेंट है उसको स्लिप डिस्क की समस्या रही है जिसकी वजह से पैरों में नमनेस उन्होंने कहा कि आती है। 68 ईयर्स की एज है और साथ ही उनको पैरालिटिक अटैक भी एक बार हो चुका है 2 साल पहले। जानना ये चाह रहे हैं कि क्या एक्सपेक्ट किया जाए और जो रिकवरी के चांसेस होते हैं ऐसे केसेस में, कितनी देर तक इंतज़ार करें और एक्सपेक्ट क्या किया जा सकता है?
देखिए, आपकी प्रश्न में मुझे दो चीज़ समझ आती हैं। जैसे आपने कहा कि एक तो उम्र के साथ उम्र दराज इंसान है और पीठ में दर्द है, टांगों में जाती है, ये एक चीज़ है। और जब पैरालिटिक हम अटैक की बात करते हैं, जनरली इस एज में हम स्ट्रोक की बात करते हैं, ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। तो पैरालिटिक अटैक जो है वो जनरली वैस्कुलर होती हैं, वो अलग चीज़ है। क्योंकि आज हम टोटल हेल्थ में स्पाइन की बात करेंगे, मैं पीठ में दर्द जो टांगों की तरफ जाती है, जिसे हम रेडिएशन कहते हैं, मैं उसकी बात करना चाहूँगा। अक्सर इस उम्र में क्या होता है कि डिस्क डीजनरेशन होती है और उसकी वजह से नसों में दबाव आता है। तो जब कोई दर्द पीठ से शुरू होकर टांग की तरफ जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपके नस में कोई मैकेनिकल दबाव है और नस दब रही है। तो इस ऐसे केसेस में हमें पेशेंट को फर्दर इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत होती है। डॉक्टर कुमार, आपसे यहाँ पर यह भी समझ लेते हैं, क्योंकि जब रीढ़ की समस्याओं की बात आती है तो आमतौर पर अधिकतर लोग हैं जिन्हें ये लगता है क्योंकि रीढ़ की हड्डी है तो इससे जुड़ी हुई समस्या एक ऑर्थोपेडिशियन जो है उसी को डील करना चाहिए। कौन सी वो अवस्थाएं हैं जिसके अंदर न्यूरोसर्जरी या नर्व्स भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर सकती हैं और आवश्यकता हो सकती है न्यूरोसर्जरी की? जी हाँ, ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। हमारे साथ डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, तो हम दोनों स्पाइन सर्जन्स हैं। मैं ये कहूँगा कि आज की तारीख में अगर किसी भी इंसान को पीठ में दर्द होती है तो आज हमारी स्पेशलिटी इतनी एडवांस हो गई है कि आपको स्पाइन सर्जन के पास जाने की ज़रूरत है, चाहे वो ऑर्थोपेडिशियन हो चाहे वो न्यूरोसर्जन हो। दोनों स्पाइन को डील करते हैं और जो इस स्पाइन फील्ड में एक्सपर्ट हैं और एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको उनके पास जाना चाहिए। लेकिन पुराने टाइम में ये कहा गया था और ये होता था कि जो हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती थी उसके लिए ऑर्थोपेडिशियन के पास जाते थे और जो स्पाइनल कॉर्ड या नसों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती थी उसके लिए न्यूरोसर्जन के पास जाते थे। तो आजकल हमारे पास न्यू ब्रीड ऑफ सर्जन्स है जिसे हम स्पाइन सर्जन्स कहते हैं और दोनों इस चीज़ को जो एक्सपीरियंस है तो भली भांति इसको टैकल कर सकते हैं। जी, तो आवश्यक यह है कि अगर समस्या है तो एक विशेषज्ञ को अवश्य दिखाया जाए। डॉक्टर छाबड़ा, रीढ़ की जब बात आती है, अलग अलग भाग है रीढ़ के और अलग अलग समस्याएं भी होती हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन लक्षण जिस पे प्रेजेंट करता है वो है बैक पेन, चाहे गर्दन का दर्द हो, पीठ का दर्द हो या कमर का दर्द हो। और जब दर्द की शुरुआत होती है तो अक्सर लोग पेन किलर्स लेते हैं, ऑइंटमेंट्स लगाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि जितना इसे डिले किया जा सके, यानी विशेषज्ञ तक पहुंचने की शायद स्थिति ना आए या जितना हो सकता है सेल्फ मैनेज किया जा सके। कौन सा वो पॉइंट या इंडिकेटर्स बताना चाहेंगे जिसमें व्यक्ति को ये समझ जाना चाहिए कि सामान्य से बढ़कर कोई जटिल समस्या है और तुरंत ही एक विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए? ये बहुत ही अहम सवाल है जो आपने पूछा है, ये जानना जरूरी है। देखिए, अगर हम कहें कि बहुत कम लोगों में भी ऐसे रेड फ्लैग्स यानी कि खतरे के सिग्नल होते हैं और हम बात कर रहे थे कितनी आम बीमारी है, तो अगर ये कम लोगों में भी हो तो ये भी एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को हो सकती है जो ये दिक्कत हो सकती है। अगर 2 से 3% भी कहें 80% लोगों का, तो वो बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। तो इसमें कहते हैं वो रेड फ्लैग्स होते हैं। सबसे पहले अगर मलमूत्र नियंत्रण में कोई दिक्कत हो, पेशाब या स्टूल के कंट्रोल में कोई दिक्कत हो, थोड़ा जोर लगा के स्ट्रेन करके पेशाब करना पड़ रहा हो या पेशाब लीक कर रहा हो, तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है हमारे लिए, क्योंकि जहाँ नसें जाती हैं वो नसें भी हैं जो पेशाब और स्टूल के कंट्रोल करती हैं, और अगर उन पे दबाव आने के लक्षण आ रहे हो तो ये ही खाली एक एब्सोल्यूट इंडिकेशन है जिसमें हम कहते हैं कि सर्जरी जल्दी होनी चाहिए, 48 घंटे के अंदर होनी चाहिए। तो ज़रूर आप जाके किसी स्पेशलिस्ट से दिखवा लें। और कारण भी हो सकते हैं पेशाब और स्टूल के कंट्रोल पे असर आने के लिए, तो ये नस पे दबाव के कारण ही है या और कोई कारण है, वो पता करवा लेना चाहिए। दूसरा, अगर पैरों में कमजोरी तेजी से बढ़ती जा रही हो, चलने में दिक्कत आ रही हो, पैर लड़खड़ा रहे हो, तो ये भी एक लक्षण है कि नसों पे दबाव के कारण आपको जल्दी ही डॉक्टर से, विशेषज्ञ से इसकी जांच करवा लेनी चाहिए। कुछ और रेड फ्लैग्स होते हैं जो बताते हैं कि ये मैकेनिकल पेन नहीं है। जैसे कि मैकेनिकल पेन में अगर आप एक्सर्शन करेंगे तो दर्द बढ़ेगी, शाम की तरफ ज़्यादा होगी। उल्टा अगर रेस्ट के बाद ज़्यादा दिक्कत हो, आराम के बाद, सुबह उठने पे शरीर जकड़ा हो
और चलने फिरने के बाद आराम आता हो तो ये भी बताती है कि शायद ये इन्फ्लेमेटरी पेन है और जल्दी से इसका आपको मुआयना करवा लेना चाहिए। अगर बुखार आ रहा हो कमर के दर्द के साथ तो ये भी एक रेड फ्लैग है कि आप जल्दी से जाके किसी विशेषज्ञ से अपना उपचार करवाएं। जी, तो आवश्यक है कि जो खतरे के संकेत हैं उन्हें लेकर सतर्क रहें और कोशिश ये करें कि इस अवस्था तक न पहुंचे, यानी जब समस्या की शुरुआत होती है वही सही समय है एक विशेषज्ञ से परामर्श लेने का। टोटल हेल्थ में रीढ़ संबंधित समस्याओं और रीढ़ के स्वास्थ्य के विषय में जानकारी का ये सिलसिला जारी रखेंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए टोटल हेल्थ। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, शेर का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। कहा जाता है यदि रीढ़ मजबूत हो तो समस्याओं की संभावना कम होगी, और फिर भी यदि समस्या हो रही है तो उसकी जटिलता कम होगी। इसलिए रीढ़ की मजबूती के लिए क्या किया जा सकता है ये जान लेते हैं डॉक्टर पूजा सेठी। क्योंकि रीढ़ को मजबूत रखना आवश्यक है, क्या कोई क्रियाएं हम लोग घर पर ही स्वयं कर सकते हैं जो सरल भी हों और हमारी रीढ़ या स्पाइन को सशक्त बना सकती है? जी देखिए, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि जब भी दर्द होती है हम कुछ दवाइयाँ लेते हैं, कुछ इंजेक्शन लेते हैं जिससे दर्द में आराम होता है, लेकिन वो दर्द बार बार ना आए उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी मांसपेशियाँ सशक्त हों। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी क्रियाएं बताऊंगी जिन्हें आप आराम से घर पे कर सकते हैं और अपने स्पाइनल एक्सटेंसर्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, जिससे आपको बार बार कमर में दर्द का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहली क्रिया है घुटनों को मोड़ना है, जिसको हम पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट भी कहते हैं। एक मुट्ठी बना के कमर के नीचे रखना है। जब भी आप लेटेंगे आपको एक बैक के नीचे हॉलो लगेगा, तो उस हॉलो में आपने इस मुट्ठी को बना के रखना है। घुटनों को थोड़ा और मोड़िए और लंबी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए पेट को दबाइए। फिर से लंबी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए पेट को दबाइए। ये है पहली वर्जिश, इसको हम पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज भी कहते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे दूसरी एक्सरसाइज जिसे हम ब्रिजिंग या सेतुबंद आसन भी कहा जाता है। दोनों घुटने मोड़कर पेट को ऊपर उठाएंगे, जितना आप ऊपर उठा सकते हैं। इसको 5 की गिनती तक रोकेंगे, 1 2 3 4 5 और फिर नीचे। एक बार फिर दोहराइए, 1 2 3 4 5 और नीचे। ये है हमारी दूसरी एक्सरसाइज। इन दोनों एक्सरसाइज को आप सीधा लेट के कर सकते हैं। इसके बाद आप पूरा पेट के बल लेटेंगे, दोनों हाथ सामने रखेंगे और अपने हाथों और कोहनी पे वजन डालते हुए गर्दन और छाती को ऊपर उठाएंगे। फिर से 5 की गिनती तक रोक के वापस नीचे। जब आप ये करने लगें तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हाथों को पीछे रख के थोड़ा और उठेंगे, कोहनियों को सीधी करके। 1 2 3 4 5 की गिनती तक रोक के वापस नीचे। आप दोनों हाथों को पीछे रखिए। अब एक एक टांग को सीधा उठाइए, रोकिए थोड़ी देर, फिर नीचे। ऐसे ही दूसरी टांग को उठाइए ऊपर और नीचे। ये हमारी 4 कमर की एक्सरसाइज हो गई। इसके अलावा मैं आपको एक और एक्सरसाइज बताऊंगी जिसे हम कैमल एंड कैट एक्सरसाइज बोलते हैं। ये उन मरीजों के लिए है, खास करके महिलाएं जैसे जब वो गर्भवती होती हैं, कमर में बहुत दर्द होता है, उल्टा लेट के एक्सरसाइज नहीं कर पाती, उस समय ये कैमल और कैट एक्सरसाइज काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। नीचे करिए, फिर ऊपर। जैसे कैमल का हम्प होता है, इसको पेल्विक को आगे टिल्ट करते हैं और पीछे टिल्ट करते हैं, फिर आगे टिल्ट करते हैं और फिर पीछे टिल्ट करते हैं। अगर ये सारी एक्सरसाइज हम 10-10 बार दिन में 3 बार करें तो काफ़ी हद तक आप अपनी कमर की दर्द से बच सकते हैं और अपनी मांसपेशियों को सशक्त बना सकते हैं। जी, लेकिन अगर किसी को कमर में दर्द हो रहा है डॉक्टर छाबड़ा, ऐसे में क्या इन एक्सरसाइजेस को किया जाना चाहिए? और अगर दर्द लगता है कि बढ़ रहा है तो सही मैनेजमेंट की कितनी अहम भूमिका होती है ऐसे में?
देखिए, अगर दर्द हो तो उसके उपचार के दो भाग होते हैं। एक तो दर्द को कंट्रोल करना और दूसरा आगे बार बार तंग ना करे उसके चांस कम करना। चांस कम करना क्योंकि कोई ऐसा इलाज नहीं है कि ये इलाज किया अब ज़िंदगी भर में कभी आपको कमर का दर्द नहीं होगा। जो दिक्कत जुकाम के बाद सबसे आम है वो कभी ना कभी तो आपको पीड़ित कर सकती है। तो इलाज के लिए तो आप बर्फ़ का सेक या गर्म सेक जो आपको सूट करे, कुछ जेल्स होते हैं काउंटर इरिटेंट जेल्स जो आप लगा सकते हैं, दवाइयाँ ले सकते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरीज, या अगर ज़रूरत हो तो मसल रिलैक्सेंट, या पैर में फाल रही हो तो वो दर्द तो उसके लिए अलग दवाइयाँ होती हैं। कुछ हीट थेरेपी, फिजियोथेरेपी सेंटर से करवा सकते हैं। बहुत कम मात्रा में लोगों को अगर पैर में दर्द जा रहा हो, पीड़ित ज़्यादा हो या इन्फेक्शन या और कोई कारण हो तो उनमें आगे बढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। 2 से 3% में सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। रेड फ्लैग्स हों तो सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ लोगों में इंजेक्शन से भी पैर में जो दर्द जा रहा है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। नस के आसपास अगर हम दवाइयाँ डाल दें सीधा तो उसमें कंट्रोल हो सकता है। ये ज़रूरी है कि जितना आप आराम से चल फिर सकें उतना चलते फिरते रहें। पहले कहते थे कमर का दर्द है 1 महीने के लिए बिस्तर पर लेट जाइए। रिसर्च ये बताती है कि ये काउंटर प्रोडक्टिव होता है, इससे मांसपेशियाँ और कमज़ोर हो जाते हैं। तो जितना दर्द अलाउ करे उतना चलते फिरते रहें। आप एक्सरसाइज वही करें जिसमें दर्द ना बढ़े। जिसमें दर्द बढ़े उसको अवॉइड करें। जब टाइम के साथ दर्द ना हो तो वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। अपने पोस्चर पे ध्यान रखिए। तो ये दिखाया गया है कि जनरल कंडीशनिंग एक्सरसाइज बहुत अहम है, जैसे टहलना हो गया, ट्रेडमिल हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, रनिंग हो गई, जॉगिंग हो गई, स्विमिंग हो गई। ऐसी कोई प्रक्रिया अपनी जीवन शैली में ज़रूर रखें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के साथ, और अपने पोस्चर्स ठीक रखें तो दर्द बार बार तंग करने का चांस कहीं कम हो जाता है, 10 गुना कम हो जाता है बल्कि। जी, ये तो बात हुई उन लोगों की जो अपनी जीवन शैली में बदलाव कर सकते हैं। बदलाव से अगर समस्या ठीक होती है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा कई तरह के विकल्प उपलब्ध हैं जो इलाज के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। स्पाइन में ट्यूमर होना, डॉक्टर राजेंद्र कुमार, ये भी काफ़ी लोगों को समस्या होती है और ऐसे में उन्हें समझ नहीं आता है कि किया क्या जाए, क्योंकि जब शुरुआत होती है तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती कि वाकई में ट्यूमर है, किस तरह से आगे प्रभावित करेगा। अगर स्पाइन में किसी प्रकार की रसौली या ट्यूमर है, उसके लिए लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए इलाज के लिए? जैसे हम पीठ दर्द की बात कर रहे हैं तो जैसे मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि पीठ में दर्द एक तो डीजेनरेटिव कॉजेज़ जो होती हैं, डिस्क रिलेटेड कॉजेज़ होती है, वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा इन्फेक्शन हो गया, ट्रॉमा हो गया, और साथ में जैसे आपने कहा स्पाइनल ट्यूमर, ये भी पीठ दर्द के बहुत कॉमन कॉजेज़ होते हैं, मतलब ये भी कॉजेज़ होते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि ऐसी कौन सी तकलीफ़ है, ऐसी कौन सी दर्द में क्या खासियत है जिसकी वजह से आप सोच सकते हैं कि शायद ये ट्यूमर के रिलेटेड दर्द हो सकती है। और अगर ऐसी बात है तो जाहिर सी बात है आपको तुरंत इन्वेस्टिगेशन करना और तुरंत उसका इलाज करने की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए दर्द के, जैसे मैंने डॉक्टर साहब ने भी बताया, आपने भी बताया और आपके कार्टून प्रोग्राम में भी बताया, जैसे रेड फ्लैग साइंस होते हैं। रेड फ्लैग साइन का मतलब होता है कि कुछ ऐसे लक्षण जो ये इंडिकेट करते हैं कि ये दर्द जो है सिंपल डिस्क डिजीज़ होने की बजाय और कोई सीरियस बात भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपकी सुनपन है या कमज़ोरी आ गई, वो बढ़ती जा रही है, दर्द की मात्रा बढ़ती जा रही है, आपके यूरिन और स्टूल्स बिल्कुल आप पास नहीं कर पा रहे हैं, बंद हो गई, इसका मतलब ये होता है कि कोई ना कोई ऐसी गंभीर बीमारी हो सकती है। तो ऐसे केसेस में हम ऐसे पेशेंट्स को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए सब्जेक्ट करते हैं। और जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अक्सर फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सबसे कॉमन चीज़ होता है एमआरआई। एमआरआई में हम देखते हैं कि सपोज उसमें ट्यूमर है, तो ट्यूमर अगर होती है तो ट्यूमर के अगर आपने देख लिया ट्यूमर है तो इसमें अब आपको बिल्कुल रुकने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि स्पाइन सर्जरी इसका मतलब है कि हमेशा के लिए इंसान पैरालाइज हो जाएगा या कुछ ऐसी भ्रांतियाँ होती हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत भ्रांतियाँ हैं। ट्यूमर है तो आपको तुरंत इलाज के लिए जाना है, एक्सरसाइज करना है, और ये आज की तारीख में बहुत सेफ और सक्सेसफुल सर्जरी है। चलिए, महत्वपूर्ण संदेश है, इसी बात को आगे बढ़ा लेते हैं। डॉक्टर छाबड़ा, बहुत सारे लोग वाकई स्पाइन सर्जरी के लिए इसलिए ऑप्ट नहीं करते या उसको डिले करते रहते हैं क्योंकि शायद उनको लगता है इसकी वजह से क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी और आगे का जीवन कैसा होगा
उसको लेके कई सारे प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। एडवांसमेंट्स की बात की जाए, किस तरह की तकनीकें बताना चाहेंगे जिसने स्पाइन सर्जरी को न सिर्फ सरल और सुगम बनाया है बल्कि सभी के लिए सुरक्षित भी बना दिया है? बिल्कुल किरण जी, बहुत अहम बात है ये। डॉक्टर साहब ने भी बताया कैसे एक मिथ है, एक मिथ्या है हमारी सोसाइटी में, समाज में, कि अगर रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करा लें तो ये अनसेफ होता है हमेशा के लिए, फिर आपको रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम बनी रहेगी। बाबा आदम की जमाने की बातें ना करें हम, आज स्पाइन सर्जरी डॉक्टर साहब ने भी बताया कितनी एडवांस्ड हो गई है, एक स्पेशलिटी हो गई है। तो सबसे अहम बात की लोगों को डर लगता है ऑपरेशन से कहीं स्पाइनल कॉर्ड पे असर ना आ जाए, नसों पे असर ना आ जाए, तो इसके लिए सर्जरी के दौरान न्यूरो मॉनिटरिंग करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड मॉनिटरिंग होती रहती है। स्पाइनल कॉर्ड में जो सिग्नल्स जा रहे हैं उसको मॉनिटर करते रहते हैं ताकि कभी भी कोई भी असर हो रहा हो उसी समय आप देख सकते हैं और उसका एक हल निकाल सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा अब एडवांस्ड टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे कि पहले स्क्रू डालते थे, इमेज बेस्ड आप डालते थे, फिर आया कि आप एक टेबल पे आप 3 डायमेंशनल इमेजिंग कर सकते हैं, जिस और उस पे नेविगेशन टेक्नोलॉजी से स्क्रू की आप एक्यूरेसी और बढ़ा सकते हैं ताकि स्पाइनल कॉर्ड पे कोई असर ना आए। उसके बाद जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कि वही स्क्रू उसके बाद रोबोटिक टेक्नोलॉजी से डाले जा सकते हैं इफेक्टर आर्म से, ताकि ह्यूमन एरर बिल्कुल मिनिमाइज हो जाए और स्पाइन सर्जरी सेफ हो जाए। तो ये बताना चाहूँगा कि अगर स्पाइन सर्जरी की ज़रूरत हो तो ये बिल्कुल सेफ है। ना करने के दुष्परिणाम कहीं कहीं ज़्यादा हो सकते हैं ना कि करने के, तो इससे डरे ना। स्पाइन सर्जरी आज की डेट में बिल्कुल सेफ है। हाँ, फिर से ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि बहुत कम में मात्रा में लोगों को ज़रूरत पड़ती है, 3 से 4% लोगों में चाहे हम कहें तो स्पाइन सर्जरी की ज़रूरत पड़ती होगी जिनको ये दिक्कत होती है, हो तो ये बिल्कुल सेफ है। जी, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल भी आ गया है, वो भी आपसे पूछेंगे डॉक्टर छाबड़ा। उससे पहले एक कॉलर है, मिस्टर आहूजा हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। स्वागत आपका, सवाल पूछिए। हेलो जी मिस्टर आहूजा, क्या जानना चाहते हैं आप? मुझे 12 साल पहले प्लीजिया हो गया था, मेरे नीचे का जो पार्ट है दोनों पैर 0 पे आ गए थे। अब मैं फिजियोथेरेपी करा करके 12 साल में वाटर तक तो पहुंच गया हूँ, लेकिन क्या अब मैं पूरी उम्र ऐसे रहूंगा या चल पाऊंगा? कितनी एज है आपकी? मेरी 74 इयर्स एज है। क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? डॉक्टर पूजा, फिजियोथेरेपी तो इन्होंने करवाई है और पहले से रिकवरी काफ़ी है, लेकिन क्या और सुधार हो सकता है? क्या कहना चाहेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल और सुधार हो सकता है। इनको फिजियोथेरेपी कंटिन्यू करनी है। इनकी हमें समय पर इनका हम असेसमेंट करते रहते हैं। हम ज़्यादातर मसल चार्टिंग करते हैं, जिससे देखते हैं कि इनकी मांसपेशियाँ कितनी सशक्त हुई हैं। अगर हमें मसल चार्टिंग में इंप्रूवमेंट मिलती है तो हम अलग तरह की एक्सरसाइजेस करते हैं, और अगर लगता है हमें इनकी मांसपेशियाँ कमज़ोर हैं तो हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम फैराडे गैल्वेनिक करंट्स देते हैं, जिससे हम इनकी मांसपेशियों को सशक्त बनाएं। और फिजियोथेरेपी देखिए, अब ये क्योंकि 75 ईयर्स के तो डेफिनेटली रिकवरी थोड़ी सी स्लो होगी, लेकिन रिकवरी डेफिनेटली कंटिन्यू चलती रहेगी। और मैं इनसे कहूँगी कि ये फिजियोथेरेपी कराते रहें, और ये चाहे तो हमारे पास RML में आकर परामर्श ले सकते हैं। राइट। डॉक्टर छाबड़ा, एक ईमेल है, मनोज श्रीवास्तव हैं, अपनी मदर इन लॉ के लिए सवाल कर रहे हैं इलाहाबाद से। वो ये बोल रहे हैं कि उनको लोअर बैक पेन रहता है सिवियर, चल नहीं पा रही हैं और उनको रेगुलर यूरिन की फीलिंग आती है, इसलिए अब कैथेटर भी लग गया है, लगभग 1 महीना हो गया है। क्या मेडिसिन से इसको ट्रीट किया जा सकता है या इस केस में सर्जरी या ऑपरेशन करना आवश्यक और अनिवार्य होगा? देखिए, पहले भी हमने बात की थी, सबसे अहम रेड फ्लैग जो खतरे का सिग्नल है वो अगर पेशाब और स्टूल के कंट्रोल में दिक्कत आ रही हो तो, क्योंकि आपकी मदर को पेशाब की दिक्कत है और वो भी 1 महीना हो गया है, तो ये फौरन इसके लिए आप किसी विशेषज्ञ को दिखवाएं। वो शायद MRI जरूर करवाएंगे और देखेंगे, अगर कोई ऐसा कारण हो जो सर्जरी से जिसको ठीक किया जा सकता हो तो वो उसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही बताऊंगा, ये रेड फ्लैग है, जल्दी से विशेषज्ञ के पास जाके उनका उपचार करवाएं। जी,
तो बहुत सारी स्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें यदि समय नष्ट किया जाए तो गंभीरता भी बढ़ती है और रोगी के लिए कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, इसलिए समय बिल्कुल नष्ट नहीं करना है। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और जानकारी लेंगे स्पाइनल हेल्थ के बारे में और कैसे आप अपनी रीढ़ को मजबूत और स्वस्थ रख सकते हैं। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ये तुम्हारा खेत नहीं, रेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई एडियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, एडियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। रीढ़ का स्वास्थ्य यानी स्पाइनल हेल्थ के विषय में हम बात कर रहे हैं और बहुत से कारक हमने जाने हैं जो हमारी रीढ़ को प्रभावित कर सकते हैं। विशेष तौर पर आजकल जिस तरह की लाइफस्टाइल है उसके अंदर लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स का अधिक प्रयोग है, मोबाइल का अधिक प्रयोग है, जिससे सर्वाइकल की समस्या भी हो जाती है। डॉक्टर पूजा से समझ लेते हैं कि किस तरह से गर्दन को ठीक रखा जा सकता है। डॉक्टर पूजा, कौन सी एक्सरसाइजेस बताना चाहेंगी जो हमारी गर्दन को ठीक रख सकती है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको गर्दन का दर्द बहुत परेशान कर रहा है, चाहे वो युवा हो या किशोर। आजकल जितने भी युवा हैं जो ज़्यादा कंप्यूटर पे काम करते हैं या मोबाइल पे लगे रहते हैं, झुक के इस तरह से काम करते हैं, उनमें अपर क्रॉस सिंड्रोम या फॉरवर्ड हेड पोस्चर की समस्या काफ़ी होती है। इसलिए हमारी अपर ट्रेपीजियस मसल्स, पेक्टोरल मसल्स काफ़ी टाइट हो जाती हैं और हमारे नेक के डीप फ्लेक्सस काफ़ी वीक हो जाते हैं। तभी हम आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताएंगे जिससे कि आपकी जो गर्दन में दर्द है, चक्कर आने की समस्या है, कई बार फॉगी आइज जिसको हम कहते हैं लगता है, उसमें आप निजात पा पाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे चिन टकिंग एक्सरसाइजेस। अपनी थोड़ी पे ऊपर उंगली रखिए और अपनी चिन को पीछे की तरफ करिए, थोड़ा सा रोक के रखिए और वापस फिर से। इसको कहते हैं चिन टकिंग एक्सरसाइजेस। ये हमारी C0 C1 को मोबिलाइज करती है और काफ़ी हद तक आपको सर दर्द जिनको परेशानी रहती है, चक्कर की परेशानी रहती है, उनके लिए एक्सरसाइज बहुत लाभदायक है। दूसरी हम बताएंगे रिट्रैक्शन। दोनों कंधों को पीछे की तरफ खींचिए, हाँ रोक के रखिए, थोड़ा सा वापस करिए, फिर से करिए पीछे की तरफ और पीछे की तरफ, वापस। दूसरी है ये रिट्रैक्शन एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज है शोल्डर स्ट्रक। दोनों कंधों को ऊपर की तरफ करेंगे और नीचे करेंगे, फिर से ऊपर की तरफ करेंगे, नीचे करेंगे। ये हमारी तीसरी एक्सरसाइज। अब चौथी सबसे इंपॉर्टेंट, हमारी अपर ट्रैप्स जो कि ज़्यादातर टाइट हो जाती हैं कंप्यूटर पे काम करने से। अपना एक हाथ को इधर रखिए, दूसरे हाथ से पलंग को या अपनी कुर्सी को टाइट से पकड़ेंगे और इस तरफ खिंचाव देंगे, रोक के रखेंगे थोड़ी देर और फिर वापस। ऐसे ही दूसरी साइड पे दोहराइए, इधर से पकड़ के रखना है। ध्यान रखेंगे कि अपनी कुर्सी को पकड़ के रखना है और जितना आप खींच सकते हैं दूसरी तरफ गर्दन को खींचेंगे, थोड़ी देर उसको कुछ सेकंड रोक के रखेंगे और वापस करेंगे। अगर ये क्रियाएं आप 10-10 बार सुबह शाम करेंगे तो आप काफ़ी हद तक अपनी ये गर्दन कंधों के दर्द से निजात पा पाएंगे। इसके साथ ही मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना पाऊंगी कि जो ऐसे कि आप सोते हैं तो किस प्रकार का तकिया हमें इस्तेमाल करना है। देखिए ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हम मोटा तकिया लें या पतला तकिया लें, वो इस पर डिपेंड करेगा कि आप सीधा सोते हैं या करवट पे सोते हैं। देखिए अगर आप सीधा सोते हैं तो आपके लिए कि पतला तकिया ही बहुत है, लेकिन अगर आप करवट पे सोते हैं तो आपको इसी को दोहराकर या फिर एक तौलिया मोड़ के रखेंगे। क्या जब हम टेढ़ा लेटते हैं, जैसे कि हम साइड पे सोते हैं, तो हमारी गर्दन लटक जाती है। तो ये जो गैप है हमारे कंधे और गर्दन के बीच में, ये कवर होना चाहिए। हमारी गर्दन सीधी रहनी चाहिए। जितना हमारा नेचुरल कर्व के पास रहेगा उतना हम गर्दन दर्द से आराम मिलेगा हमें। जी, तो आवश्यक है
कि आप कुछ एक्सरसाइजेस करते रहें। अगर लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो अपनी गर्दन को और रीढ़ को लचीला बनाने के लिए कुछ सही पोस्चर्स का ध्यान रखना, छोटे छोटे ब्रेक्स लेना और साथ ही व्यायाम करना अति उपयोगी होता है। लेकिन अगर समस्या बढ़ गई है तो फिर विशेषज्ञ के परामर्श से ही तय किया जाएगा कि इलाज किस प्रकार होगा। जब न्यूरोसर्जरी की नौबत आती है तो बहुत से लोगों को घबराहट होती है। डॉक्टर राजेंद्र कुमार, अगर न्यूरोसर्जरी करवाई गई है, रीढ़ के लिए कोई सर्जरी करवाई गई, उसमें कितना समय लगता है रिकवरी में? क्योंकि बहुत से लोग ये मानते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर रीढ़ में किसी प्रकार की सर्जरी हुई है तो शायद एक सामान्य जीवन फिर से या तो नहीं लौट सकेगा, दर्द बना रहेगा और जटिलताएं भी शायद हो सकती हैं। क्या कहना चाहेंगे? जब हम सर्जरी की बात करते हैं तो हमको ये जानना ज़रूरी है कि किस पर्टिकुलर पैथोलॉजी या प्रॉब्लम के लिए सर्जरी हुई है। अब जैसे हम सबसे कॉमन बात कर रहे हैं लंबर डिस्क की, तो लंबर डिस्क सर्जरी आज के तारीख में हम बहुत ही मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, जिसे हम MIS कहते हैं, यानी कि आप ये सोचिए कि लगभग 1 या 2 सेंटीमीटर के इंसिजन से डिस्क निकाला जा सकता है। तो ऐसे केसेस में जिसे हम डे केयर सर्जरी कहते हैं, सुबह पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम ऑपरेशन करते हैं, 1.5-2 घंटे का ऑपरेशन होता है और शाम को पेशेंट वॉक करते हुए अपने घर जाता है और अपना डिनर अपने घर में कर सकता है। तो ये तो एक स्पेक्ट्रम हो गया। और दूसरी तरफ बहुत सारी, मान लीजिए कोई ट्यूमर है, कोई बड़ा फिक्सेशन करनी पड़ती है, तो ऐसे केसेस में भी ऑपरेशन के दूसरे, तीसरे, चौथे दिन मरीज़ चल सकता है और 1 महीने के अंदर अपने वापस जो भी उनकी दिनचर्या है, जो भी जॉब करते हैं, उसमें वापस आ सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि स्पाइन सर्जरी में लोगों को ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है, एक मिथ है कि सर्जरी के बाद शायद पुरानी ज़िंदगी में हम वापस कभी नहीं लौट पाएंगे। ये एक भ्रांति है, तो इसको दूर करने की आवश्यकता है। बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास हैं डॉक्टर छाबड़ा। 2 सवाल हैं, महत्वपूर्ण है, हम चाहेंगे आप बहुत संक्षिप्त में उत्तर दें। पहला सवाल है विराट राज शर्मा का, अपनी मदर के लिए जानना चाह रहे हैं कि लंबर स्पॉन्डिलोसिस की समस्या है, क्या सर्जरी से ही इसको ठीक किया जा सकता है? और जो दूसरा प्रश्न है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। प्रश्न ये है, कविता हैं, पूछना ये चाह रहे हैं कि जब भी रीढ़ की कोई समस्या होती है, इनके फैमिली में 3 लोगों को रीढ़ की समस्या हुई, तो अक्सर जो डॉक्टर्स हैं वो सबसे पहले पुश करते हैं कि आप जो है सर्जरी की तरफ ही जाएं। तो ये कैसे विश्वास हो कि वाकई सर्जरी की आवश्यकता है या नहीं? महत्वपूर्ण सवाल है, दोनों को कैसे एड्रेस करना चाहेंगे? देखिए, लंबर स्पॉन्डिलोसिस तो एक ब्रॉड टर्म है। जो रीढ़ की हड्डी में डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, उम्र के बदलाव होते हैं, उसको लंबर स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। तो लंबर स्पॉन्डिलोसिस अगर है तो क्या कारण है दर्द का, वो पता करना चाहिए। मैकेनिकल पेन भी हो सकता है, अगर पैर में जा रहा है तो डिस्क का भी हो सकता है, तो उस हिसाब से उसका इलाज करवाना जरूरी है। जब आपने कहा कि रीढ़ की हड्डी में सर्जरी क्या जरूरी होती है, देखिए पहले भी हमने चर्चा की इस पे कि आमतौर से कंजर्वेटिव मेथड से बिना ऑपरेशन के रीढ़ की हड्डी की समस्याओं का समाधान हो सकता है। खाली 3 से 4% लोगों में ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। उनमें जहां रेड फ्लैग्स हों वहां तो सर्जरी के लिए रुकना नहीं चाहिए, जल्दी इन्वेस्टिगेट करवा के उसको ऑपरेट करवा लेना चाहिए। पर अगर वैसे आराम ना आ रहा हो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से, तो भी कई बार सर्जरी की जरूरत पड़ती है स्पेशलिस्ट के सलाह मशवरा से। जी, टोटल हेल्थ में स्पाइनल हेल्थ के विषय में जानकारी का ये सिलसिला जारी रखेंगे। उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज, हम जल्द लौटते हैं। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, शेर का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार।
ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। रीढ़ की समस्याओं से बचाव और कैसे रीढ़ को रखा जाए स्वस्थ, ये हम जान रहे हैं विशेषज्ञों से। हमारे साथ है विशेषज्ञों का खास पैनल, डॉक्टर राजेंद्र कुमार, डॉक्टर HS छाबड़ा, डॉक्टर पूजा सेठी। विशेषज्ञों से कुछ और जानकारी लेते हैं, कुछ भ्रमों को दूर करते हैं। रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर राजेंद्र कुमार आपसे कि क्या रीढ़ की समस्याएं सिर्फ साइकोलॉजिकल होती हैं और भ्रम माना जाए? नहीं, रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत मैकेनिकल रीजंस जो अभी हमने डिस्कस किए, बहुत कुछ हो सकता है। जी डॉक्टर छाबड़ा, रीढ़ की समस्याएं सिर्फ वृद्ध लोगों को होती है या उनको जिनको फैमिली हिस्ट्री हो? नहीं, ऐसा नहीं, मतलब किसी भी उम्र में रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम हो सकती है, बट वो कैसी बीमारी है वो अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग तरह की हो सकती है। राइट। डॉक्टर पूजा, सबसे आम कारण क्या होता है रीढ़ प्रभावित होने का? रीढ़ की चोट या हमारे गलत पोस्चर्स? देखिए, आज के फिल्म में गलत पोस्चर हमारा सबसे ज़्यादा कॉमन कारण है, खास करके कोविड के बाद, जब से हमारा लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी हो गया है। राइट। डॉक्टर कुमार, क्या रीढ़ में होने वाले रसौली या ट्यूमर हमेशा ही कैंसर होता है? ज़रूरी नहीं है, बेनाइन भी हो सकता है और कैंसरस यानी कि मैलिग्नेंट भी हो सकता है। रीढ़ में कोई समस्या हो तो सबसे आम लक्षण जो होता है वो है दर्द, क्या ये सही है डॉक्टर छाबड़ा? बिल्कुल सही, कमर का दर्द सबसे आम लक्षण है रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम का। और जब ये लक्षण हो डॉक्टर पूजा तो मसाज करवाना बहुत ही आसान उपाय है रीढ़ को सीधा करने का, समस्या को खत्म करने का। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं। जी नहीं, बिकॉज मसाज करने से अगर कई बार दर्द बढ़ भी जाती है, कुछ ऐसी मांसपेशियों को अगर हम खींच दें तो तनाव और खिंचाव बढ़ सकता है। इसके लिए आप हमेशा विशेषज्ञ के पास जाएं, वो हम सजेस्ट करते हैं। जी, दर्द के साथ यदि दर्द हाथ या पैर में रेडिएट करे तो क्या ये एक सामान्य लक्षण माना जाए डॉक्टर कुमार? हम समझते हैं ऐसे केसेस में आपके नसों में दबाव है, आपको फर्दर एक्सपर्ट के पास जाकर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्टर छाबड़ा, पेन जो है बहुत कॉमन होता है क्योंकि बैक पेन, तो उसके लिए पेन किलर्स लेना एक बहुत ही प्रभावशाली और आसान विकल्प है जिससे समस्या भी नहीं होगी और आसानी से इलाज भी हो जाएगा। अगर रेड फ्लैग्स नहीं हो तो ना खाली आपको पेन किलर लेनी है, पर कारण भी पता करके उसका समाधान करना है। और अगर दर्द लंबी चले तो जरूर विशेषज्ञ को दिखाएं, रेड फ्लैग्स हो तो जरूर विशेषज्ञ को दिखाएं। जी, रीढ़ की समस्याओं में डॉक्टर पूजा सेठी, क्या जो फिजियोथेरेपी है उसका रोल सर्जरी के बाद ही आता है? जी नहीं, सर्जरी से पहले फिजियोथेरेपी का काफ़ी रोल है और काफ़ी हद तक अगर आप टाइम से फिजियोथेरेपी करा लें तो आप सर्जरी से बच भी सकते हैं। राइट। सर्जरी के लिए एक खतरा समझा जाता है कि अगर सर्जरी करवाई गई तो शायद उससे पैरालिसिस हो जाएगा। डॉक्टर कुमार, ये बहुत बड़ी मिथ है, बहुत बड़ी भ्रांति है। सर्जरी का ज़रूर फ़ायदा उठाइए, ज़रूरत हो तो ज़रूर करवाइए। डॉक्टर छाबड़ा, क्या स्लिप डिस्क की समस्या के लिए सर्जरी ही एकमात्र विकल्प है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि जैसे हमारी स्टडी में भी दिखाया गया कि खाली 5% लोगों को सर्जरी की जरूरत पड़ती है। पर अगर रेड फ्लैग हो, इसमें भी हो सकते हैं, तो जरूर विशेषज्ञ से जानकारी लेके उसका समाधान करवाएं। डॉक्टर पूजा, क्या जमीन पर सोना, जब हार्ट बीट की बात आती है तो क्या फर्श पर सोना सिर्फ एक चटाई लगाकर रीढ़ के लिए अच्छा माना जाए? जी नहीं, हमारा बेड फर्म होना चाहिए, बिल्कुल डनलप का गड्ढा या बिल्कुल स्प्रिंग मैट्रेस नहीं होना चाहिए कि वो एकदम डुब हो जाए, लेकिन एक फर्म मैट्रेस या रुई का मैट्रेस सबसे अच्छा होता है जो हम हिंदुस्तान में कन्वेंशनली यूज़ करते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर कुमार, किस तरह से अपनी रीढ़ को स्वस्थ रखा जा सकता है और जो इसको लेकर डर रहता है जब सर्जरी के लिए कहा जाता है, उस डर को कैसे दूर करना चाहेंगे? जैसे हमने इतनी देर डिस्कस करा, हम यही कह रहे हैं कि सर्जरी बहुत सक्सेसफुल होती है, सेफ होती है। बिसाइड्स दिस, आप स्पाइन को हेल्दी रखने के लिए आइडियल वेट रखिए और स्मोकिंग, अल्कोहल और ओवरवेट से बचिए। डॉक्टर पूजा, एक वाक्य में आपका संदेश हमारे व्यूअर्स के लिए। एक्सरसाइज और पोस्चर का, एक्सरसाइज करना रेगुलरली, अपने पोस्चर और एर्गोनॉमिक्स का ख्याल रखना, कैसे उठते बैठते हैं आप, कौन सी कुर्सी इस्तेमाल करते हैं, ड्राइविंग सीट कैसी है, तो और रेगुलरली एक्सरसाइज करने से आप काफ़ी हद तक बैक पेन से बच सकते हैं। डॉक्टर छाबड़ा, क्या कहना चाहेंगे, रीढ़ के स्वास्थ्य को कैसे बरकरार रखा जा सकता है? किरण जी, आपके ये सवाल का बहुत महत्व है क्योंकि अभी 16 को हमने वर्ल्ड स्पाइन डे मनाया और 5 सितंबर को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी डे। तो ये जानना जरूरी है कि ये प्रॉब्लम्स आम है पर बचाई जा सकती हैं। इसके बहुत दुष्परिणाम होते हैं, बट अगर हो तो इनका ठीक से इलाज किया जा सकता है। जैसे बोला कि अच्छी जीवन शैली, अच्छा पॉस्चर्स, जनरल कंडीशनिंग एक्सरसाइज और सेफ्टी प्रिकॉशंस का फॉलो करती है, करिए ड्राइव करते हुए, ऊंचाई पे काम करते हुए,
डाइविंग करते हुए, इन सब में सेफ्टी प्रिकॉशंस का इस्तेमाल जरूर कीजिए। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर राजेंद्र कुमार, डॉक्टर एच.एस. छाबड़ा, डॉक्टर पूजा सेठी और हमारे साथ रही कशिका भाटिया। आप सभी को धन्यवाद इस विशेष कार्यक्रम में साथ देने के लिए, जानकारी देने के लिए। कहा जाता है ये भी ठीक नहीं कि हर दर्द मिटा दिया जाए, कुछ दर्द कलेजे से लगा कर रखना अच्छा लगता है। ये भले ही सोच और विचारों के लिए आप सोचते हैं, लेकिन जब बात आती है कमर के दर्द की तो ये ना समझें कि अब इसी के साथ ही आपको जीना है। समस्या है तो उसका समाधान है, और सही समाधान है विशेषज्ञों के पास। इसलिए रीढ़ की समस्या हो, रीढ़ का दर्द हो, या फिर रीढ़ से जुड़ा हुआ कोई भी कारण जो आपको लगता है कि आपके लिए जटिलता बन सकता है, एक विशेषज्ञ को दिखाएं और अपनी रीढ़ को स्वस्थ रखने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।